नमस्कार। आज मैं बात करना चाहूँगा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे, क्योंकि फिर वो चर्चा में है। जब से हाल ही में संपन्न हुए चुनाव में कांग्रेस पार्टी, जिसकी बहुत उम्मीद थी कि वो छत्तीसगढ़ और हो सकता है मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी चुनाव जीत जाए, लेकिन वो बुरी तरह से तीनों राज्यों में हारी। दिग्विजय सिंह और कुछ नेता ये आरोप लगा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का दुरुपयोग करके भारतीय जनता पार्टी ने ये चुनाव जीता है। और फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो ये पूछते हैं कि भाई, अगर ईवीएम को मैनिपुलेट करके चुनाव जीता जा सकता है तो फिर कांग्रेस कर्नाटक में कैसे जीत गई, ममता बनर्जी कलकत्ता में कैसे जीत गई और आम आदमी पार्टी पंजाब में कैसे जीत गई। और कई लोग अलग अलग तरह के सुझाव देते हैं। हमारे मित्र सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी एमजी देवसहायम, जो बेंगलोर में रहते हैं और उस समय चंडीगढ़ के जिला अधिकारी थे जब इंदिरा गांधी ने जयप्रकाश नारायण को वहाँ नज़रबंद किया था जेपी आंदोलन के समय, तो और देश में आपातकाल लगा था। वो एक प्रस्ताव लेके आए हैं कि जो एक कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर हैं, पहले आईआईटी दिल्ली में थे, अब अशोका यूनिवर्सिटी में हैं, सुभाषिष बनर्जी, जो ये कह रहे हैं कि आप ईवीएम का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन जो वीवीपैट से पर्ची निकलती है वो वोटर के हाथ में दी जाए और वोटर फिर उसको एक ऐसे बक्से में डाले जिसका कोई इलेक्ट्रॉनिक कनेक्शन ना हो, यानी वो सादा डब्बा हो जैसे पहले मतपत्र हुआ करते थे, और फिर उन पर्चियों को गिना जाए ताकि ये सुनिश्चित हो कि वोटर ने जो बटन दबाया है वोट उसी को जा रहा है और वोट जिसको गया है वही वोट गिना जाए। क्योंकि ईवीएम और वीवीपैट का जो मशीन है उसमें जो मतदाता है उसको ये वो निश्चिंत नहीं हो सकता इस बात से कि जो उसने बटन दबाया है, पर्ची तो उसने देख ली कि वोट उसी को पड़ा, लेकिन वही पर्ची गिनी जाएगी या वही जो उसने मशीन में बटन दबाया है वही परिणाम गिना जाएगा, ये इसको लेके वो संतुष्ट नहीं है। और सोशलिस्ट पार्टी इंडिया ने एक अभियान चलाया था, एक छोटा सा मतपत्र बनाया था कि आप मत कैसे देना चाहते हैं, पर्ची के माध्यम से, मतपत्र के माध्यम से या ईवीएम के माध्यम से। और ज़्यादातर लोगों ने मतपत्र वाले ऑप्शन को ही चुना था। और गांव तक में लोगों को ये अंदाज़ा है कि ईवीएम में गड़बड़ होती है और वो कहते हैं कि इसमें तो हम बटन दबाएं, हमारा वोट कहाँ जा रहा है हमको मालूम ही नहीं। तो ऐसी एक अवधारणा जो है वो लोगों के दिमाग में है कि ईवीएम में गड़बड़ी होती है। तो इसका समाधान क्या है? समाधान, कुछ लोग कहते हैं कि वापस हमें मतपत्र पे चले जाना चाहिए जैसे पहले चुनाव होता था। और बहुत सारे देशों ने जिन्होंने ईवीएम के साथ प्रयोग किए वो वापस बैलेट पेपर या मतपत्र पे चले गए हैं, जिसमें एक उदाहरण जर्मनी का है। और अमेरिका के अंदर भी कई राज्यों में मतपत्र से चुनाव होता है, कुछ राज्य ऐसे हैं जो ईवीएम से कराते हैं। तो मतपत्र पे जाना तो सबसे सीधा सरल आसान रास्ता है और वही होना भी चाहिए। लेकिन एक सुझाव देवसहायम जी की तरफ से ये आया है कि वो पर्ची मतदाता के हाथ में दी जाए और उसको सादे बक्से में डाला जाए। हालांकि वो भी मतपत्र वाली ही बात हो गई, चाहे आप उसको ईवीएम से लें, वीवीपैट से लें या फिर आप खुद ठप्पा लगाएं। तो मेरा ये मानना है ईवीएम के बारे में, अब मैं अपनी बात पे आऊँ, कि ईवीएम, क्योंकि वापस मतपत्र में जाने में ऐसा लगता है कि हम कहीं पीछे जाने की बात कर रहे हैं, और इसीलिए देवसहायम जी और सुभाषिष बनर्जी ने एक रास्ता सुझाया है जिसमें मशीन का भी इस्तेमाल हो। और मशीन का जो फ़ायदा है कि उसकी गिनती तुरंत हो जाएगी, उसका हमें लाभ मिले और उसका मिलान हाथ से गिन के पर्चियों को कर लिया जाए अगर उसमें कोई संदेह है तो। और अगर ऐसा लगता है कि नहीं, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, तो फिर मशीन की गिनती पे ही हम भरोसा कर सकते हैं। तो ऐसा तो कई बार करने के बाद हम इस निष्कर्ष पे पहुंचेंगे कि हम मशीन पे भरोसा कर सकते हैं कि नहीं।
अभी तक के जो प्रयोग चुनाव आयोग ने करके दिखाए हैं, उनका कहना है कि भाई मशीन पे भरोसा किया जा सकता है। मेरा ये मानना है कि मशीन तो ठीक है, मशीन में कोई गड़बड़ी नहीं है, हालांकि मशीन में गड़बड़ी की जा सकती है, ये इस संभावना से मैं बिल्कुल इनकार नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मेरा जो अंदाज़ा है वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा कि हो क्या रहा है असल में। मुझे लगता है कि अधिकारी वर्ग में बहुत सारे अधिकारी जो सवर्ण पृष्ठभूमि के हैं और स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जीतने में उसकी मदद करते हैं। आपको बहुत सारे अधिकारी मिल जाएंगे इस समय, जो वैसे तो सभी सरकारों में होता है कि सरकार अपने प्रिय नौकरशाहों को महत्वपूर्ण कुर्सियों पर बैठाती है, लेकिन इस समय थोड़ा सा अंतर ये आ गया है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति वफादारी के साथ अधिकारियों को और बहुत बड़े वर्ग को, मध्यम वर्ग को, हालांकि वो बहुसंख्यक नहीं है, ये मैं साफ कर दूं, उनको ये लगने लगा है कि ये जो पार्टी है वो देश के लिए काम कर रही है। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी को वो मानते हैं कि ये जातिवादी पार्टियां हैं, कांग्रेस को वो निकम्मी पार्टी मानते हैं उत्तर प्रदेश में, और वो मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो देश के लिए काम कर रही है और इसलिए वो इसके प्रति समर्पित हैं, और अगर समर्पित हैं तो जाहिर है कि वो उसको चुनाव जीतने में भी मदद करेंगे। तो मेरा अंदाज़ा ये है कि ये जो अधिकारी बैठे हैं बड़ी बड़ी कुर्सियों पे, जो डीएम हैं, एसपी हैं, ये जब चुनाव होता है तो जिस तरह से पहले अधिकारी मदद करते थे शासक दल की, जो मदद करना चाहते थे, और फर्जी मतदान से लेके और बक्से तक बदल दिए जाते थे, उस तरह की का जो घपला होता था पहले, या जिसको बूथ कैप्चरिंग कहा जाता है, और बूथ कैप्चरिंग कोई ज़रूरी नहीं कि बलपूर्वक ही होती हो। मैंने तो बलिया में देखा है, जब मैं नवभारत टाइम्स के लिए लिख रहा था, कि एक परिवार की महिलाएं आती हैं और दिन भर अंदर जाती हैं, अपने हाथ पे जो निशान, इंक का निशान लगता है, उसको आके बाहर दीवार पे रगड़ रगड़ के मिटाती हैं और फिर जाके वोट दे के आती हैं। और ये सारा कुछ वहाँ चंद्रशेखर जी के पक्ष में हो रहा था, जो वहाँ से प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। और जब मैं वहाँ के पुलिस अधिकारी, जो उस समय चुनाव के लिए तैनात किए गए थे, मेरे ख्याल से गोरखपुर में डीआईजी थे अमिताभ ठाकुर, अब जब मैंने उनसे शाम को शिकायत की, और मेरी वेशभूषा वगैरह देख के पता नहीं उनको क्यों लगा कि मैं चंद्रशेखर जी का आदमी हूँ, तो मैंने कहा कि यहाँ दिन भर एक औरतों के समूह ने जाके चंद्रशेखर जी को वोट दिया है। तो उन्होंने कहा मुझसे कि ये तो आपके लिए ठीक ही रहा होगा। तो मैंने कहा कि जनाब, मैं आपसे शिकायत कर रहा हूँ और आप कह रहे हैं कि आपके लिए ठीक ही रहा होगा। तो इस तरह से भी बूथ कैप्चरिंग होती थी, और वहाँ पे जो इंटर कॉलेज के मास्टर साहब तैनात थे, वो सबके खाने पीने की व्यवस्था कर रहे थे, यानी कि बड़े प्यार से अंदर जाके वोट डाले जा रहे थे। तो ये जो तरीके थे पहले कि भौतिक रूप से मतों को डालना अवैध तरीके से, वही तरीका ईवीएम के साथ अभी भी अधिकारी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। उसमें वोट बढ़ा के डाल दिए जाते हैं, या ईवीएम की मशीनें बदल दी जाती हैं। देवसायम जी की संपादित एक किताब है, उसमें ये लिखा है कि करीब 8 से 9 लाख मशीनें, ईवीएम मशीनें जो हैं वो गायब हैं, उनका पता ही नहीं कि वो कहाँ पे हैं। तो ऐसा काफ़ी संभव है कि मशीनें किसी बिंदु पे, क्योंकि जो भी अलग अलग, वैसे तो व्यवस्था है कि अलग अलग दलों के प्रतिनिधि उसको सील करते हैं, उस पर साइन करते हैं और उन्हीं के सामने वो मशीनें खुलती हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे मशीन को मतदान केंद्र से स्ट्रांग रूम तक ले जाना, वापस लाना, इसमें कुछ ऐसे बिंदु हो सकते हैं, क्योंकि ईवीएम से भरे ट्रक पिछले विधानसभा चुनाव में ही बनारस में पकड़े गए। तो कुछ ऐसे बिंदु हो सकते हैं जहाँ पे कि ईवीएम को बदला भी जा सके। तो मेरा ये अंदाज़ा है कि ये अधिकारी वर्ग है जो भाजपा के प्रति समर्पित है, जो महत्वपूर्ण कुर्सियों पे बैठा हुआ है, ये इस पार्टी की मदद करता है चुनाव जीतने में।
अब उस सवाल का क्या उत्तर होगा कि कर्नाटक में कैसे जीत गए, बंगाल में कैसे जीत गए और पंजाब में कैसे जीत गए। तो पंजाब में तो भारतीय जनता पार्टी खिलाड़ी ही नहीं है, वहाँ तो लड़ाई आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में थी। और अकाली दल अपनी विश्वसनीयता खो चुका था भ्रष्टाचार के कारण, और इसलिए लोगों ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में आम आदमी पार्टी को चुना, क्योंकि कांग्रेस की भी बहुत विश्वसनीयता ठीक नहीं थी। आम आदमी पार्टी नई उभरती हुई पार्टी थी, भ्रष्टाचार के खिलाफ एक उसका अभियान चला था, तो उसने एक ऐसी आशा दिलाई लोगों को कि उसके आने से भ्रष्टाचार कम होगा या ख़त्म होगा, और लोगों ने उसको चुना। बंगाल में एक क्षेत्रवाद की भावना वहाँ पे मतदाता के अंदर थी, और भारतीय जनता पार्टी और ख़ास करके उसके नेता नरेंद्र मोदी और अमित शाह को बाहरी लोगों के रूप में देखा जा रहा था, और लोगों का रुझान एक स्थानीय पार्टी की तरफ था, और उन्होंने ममता बनर्जी की पार्टी को चुना। उसमें बहुत सारे नौकरशाह ऐसे होंगे जो शायद ममता बनर्जी की पार्टी के प्रति उनकी सहानुभूति हो या नहीं भी हो, तो वो बहुत उसमें गड़बड़ी करने की गुंजाइश वहाँ पे नहीं थी। कर्नाटक में मेरा ज़रूर ये मानना है कि जो अधिकारी वर्ग था वो भारतीय जनता पार्टी से उसका मोहभंग हो चुका था, और दूसरी तरफ एक नौजवान IAS अधिकारी सेंथिल कुमार अपनी सेवा से इस्तीफ़ा देके कांग्रेस के लिए काम कर रहा था। तो अधिकारी वर्ग को तटस्थ करने में उनकी भूमिका तटस्थ रहे, उसमें शायद उनका एक पर्दे के पीछे से एक बड़ा योगदान था, क्योंकि वो बहुत सारे प्रशिक्षण शिविर और इस तरह के कार्यक्रम वो चला रहे थे। तो ऐसा हो सकता है कि उन्होंने एक विशेष अभियान ये भी चलाया हो कि भाजपा समर्थित जो अधिकारी हैं उसको कैसे तटस्थ किया जाए। तो मुझे लगता है कि जोर इस बात पे होना चाहिए कि अधिकारी निष्पक्ष रहें और जनता को ठीक से मतदान करने दें, जनता की राय ताकि तटस्थ रूप से सामने आए, और तब हमें लगता है कि ये जो अप्रत्याशित चुनाव परिणाम आया है इस तरह का परिणाम नहीं आएगा, या भारतीय जनता पार्टी जीतेगी भी तो शायद इतने बड़े अंतर से न जीते जिस तरह के अंतर हम लोगों को 2019 के चुनाव में दिखाई पड़े। 1-1 लाख मतों का अंतर जो पहले कहीं कहीं किसी सीट पे हुआ करता था, उतने बड़े अंतर से बहुत जगह से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीते, वो एकदम अप्रत्याशित था। तो ईवीएम, वैसे तो ईवीएम को हटा के मतपत्र लाए जाने चाहिए। पहले जैसे मतदान होता था, मतदान बक्से में डालते थे, मतपत्र पे मोहर लगा के, उस पे हमको वापस जाना चाहिए। लेकिन अगर वो नहीं कर सकते तो ईवीएम और वीवीपैट की जो व्यवस्था है, कम से कम वो जो जिन अधिकारियों के संरक्षण में है उनकी भूमिका तटस्थ हो, इसके लिए हमको काम करने की ज़रूरत है। धन्यवाद।